नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025। पिछले 2 दिनों में मतलब 16 और 17 अक्टूबर को भारतीय अदालतों में काफी कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई अहम मामले रहे। आज हम कुछ सबसे खास कानूनी खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कई सूत्रों से जानकारी है और कोशिश करेंगे कि इन मामलों का मतलब समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल, पिछले 48 घंटों में वाकई कई ऐसे फैसले और टिप्पणियां आई हैं जिनका असर आप देखें तो काफी दूर तक जा सकता है। चाहे वो आम नागरिक की सुरक्षा का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय हो या फिर क्या कहते हैं न्यायपालिका की अपनी कार्यप्रणाली। हाँ, तो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं। एक बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला मामला सामने आया है, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स का। खासकर इसमें बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोर्स बताता है कि हरियाणा में एक बुजुर्ग दंपत्ति से नकली सुप्रीम कोर्ट और ईडी के ऑर्डर दिखाकर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 1.5 करोड़? जी, और उन्हें डिजिटली अरेस्ट करने का झांसा दिया गया था। सोचिए जरा। ये तो मतलब अपराध का एक बिल्कुल नया और खतरनाक रूप है। ये सिर्फ पैसे की ठगी नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आतंक है। हाँ, और इसी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है ना? जी हाँ, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि मिलकर समन्वित तरीके से कार्रवाई करें। इसी से जुड़ा एक और मामला भी है। एक निचली अदालत ने जहां नकली न्यायिक आदेश बनाने का आरोप था, 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि ये न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता पर हमला है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि अदालतें अब इससे सिर्फ धोखाधड़ी नहीं मान रही, ये सिस्टम पर, न्याय व्यवस्था की साख पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो एक्शन और निचली अदालत का ये सख्त रुख दोनों यही इशारा करते हैं कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण फैसला जो सामाजिक न्याय से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका के पक्ष में फैसला सुनाया है, जेन कौशिक, जिन्हें उनकी लैंगिक पहचान की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मुआवजे तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने मुआवजे का आदेश तो दिया ही है, लेकिन साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनाने हेतु समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। और कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के ठीक से लागू न होने पर केंद्र और राज्यों की काफी आलोचना भी की है। बिल्कुल, बहुत तीखी आलोचना। कोर्ट ने कहा कि ये कानून एक तरह से निष्क्रिय यानी डेड लेटर बनकर रह गया है और ये भी कहा कि ये निष्क्रियता जानबूझकर लगती है। ये बहुत कड़े शब्द हैं। तो ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को राहत देने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये व्यवस्था की निष्क्रियता पर एक तरह की टिप्पणी है। समिति का गठन भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम तो है, पर देखना होगा कि ये कितना कारगर होता है। अब न्याय व्यवस्था पर बोझ का जो मुद्दा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। देश भर की जिला अदालतों में 8.8 लाख से ज्यादा एग्जीक्यूशन पिटीशन लंबित हैं। 8,80,000। सोचिए, मतलब फैसला हो चुका है लेकिन उसे लागू करवाने की याचिकाएं इतनी ज्यादा पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अत्यंत निराशाजनक कहा है। और ये है भी निराशाजनक। ये दिखाता है कि न्याय मिलने में असल देरी कहाँ हो रही है। फैसला आ जाना ही काफी नहीं है, उसका अमल होना वो जरूरी है और ये पेंडेंसी उसी में बाधा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को फिर से निर्देश दिए हैं कि इनका निपटारा जल्दी हो। लगता है ये समस्या बनी हुई है और गंभीर है। ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। जब तक पीड़ित को राहत न मिले, न्याय अधूरा है। हाल में सीजेआई पर हुए हमले के बाद अब कोर्ट में हिंसा का एक और मामला सामने आया है। अटॉर्नी जनरल ने उस वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की सहमति दे दी है, जिसने सीजेआई पर जूता फेंका था। हाँ, एजी ने इसे अपमानजनक और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने वाला कृत्य बताया है। ये एक जरूरी कदम है अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। और गुजरात से भी ऐसी खबर है, जहां एक सेशन जज पर फैसला सुनाने के बाद जूता फेंका गया। ये घटनाएं वाकई बहुत चिंताजनक है। ये न्यायपालिका की सुरक्षा और सम्मान पर सीधा सवाल उठाती हैं। ऐसी हरकतें न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि ये न्याय प्रक्रिया में बाधा भी डालती हैं। ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी कुछ और अहम टिप्पणियां भी की हैं। जैसे एक मामला में ट्रायल कोर्ट के फैसले का अंग्रेजी अनुवाद बहुत खराब था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा हर शब्द महत्वपूर्ण है। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर है बहुत गंभीर। अपील में भाषा की सटीकता सब कुछ बदल सकती है। गलत अनुवाद से केस का नतीजा ही पलट सकता है। हाँ, ये तो है। फिर तेलंगाना आरक्षण का मामला।
स्थानीय निकायों में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी। कहा कि चुनाव मौजूदा कोटा के तहत ही हों। यहाँ कोर्ट स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और सीमाओं को बनाए रखने पर जोर दे रहा है। आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है और इसमें तय प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। और एक और सवाल जो अब बड़ी बेंच के पास गया है, क्या आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी डॉक्टरों के समान सेवा शर्तें मिलनी चाहिए, जैसे रिटायरमेंट आयु, वेतन वगैरह? हाँ, ये एक बड़ा और जटिल सवाल है। इसमें अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों की ट्रेनिंग, काम की प्रकृति, जिम्मेदारियां, इन सब की तुलना शामिल है। इसे बड़ी बेंच को भेजना दिखाता है कि कोर्ट इस पर पूरी तरह से विचार करना चाहता है। इसका जो भी फैसला होगा उसका असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगा। आपराधिक न्याय से जुड़ा चेन्नई का दशवंत मामला भी है। एक नाबालिग के रेप मर्डर केस में उसे बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने उसे बलि का बकरा बनाया और ट्रायल एक तरफा था। ये बहुत कड़ी टिप्पणी रंजाच एजेंसियों और निचली अदालत के लिए। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ शक के आधार पर या दबाव में किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अनिवार्य प्रक्रियाएं जैसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, उनका पालन नहीं हुआ, गवाह भरोसे लायक नहीं थे, ये सब गंभीर खामियां थीं। प्रक्रियात्मक न्याय बहुत जरूरी है। और मृत्युदंड के तरीकों पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। फांसी की जगह कम दर्दनाक तरीकों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर विकसित होने को तैयार नहीं दिखती। हाँ, ये टिप्पणी मृत्युदंड की नैतिकता और मानवीय पहलुओं पर जो वैश्विक बहस चल रही है उसकी तरफ इशारा करती है। कोर्ट शायद सरकार से इस पर ज्यादा संवेदनशील रवैये की उम्मीद कर रहा था। चलिए अब कुछ हाईकोर्ट्स के फैसलों और गतिविधियों पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक काफी अनोखा कदम उठाया। एक अंतरधार्मिक जोड़ा सुनवाई के बाद लापता हो गया। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष रूप से शनिवार को छुट्टी के दिन बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की। ये दिखाता है कि कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के मामलों को कितनी प्राथमिकता दे रहा है, और खासकर जब मामला संवेदनशील हो, जैसे अंतरधार्मिक जोड़े का। शनिवार को सुनवाई करना कोर्ट की सक्रियता दिखाता है। बिल्कुल। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता यानी एलिमोनी पर एक अहम व्यवस्था दी है। कहा है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। ये फैसला बदलते सामाजिक परिदृश्य को दिखाता है, जहां जीवन साथी, खासकर महिलाएं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, उसे कानूनी मान्यता मिल रही है। हालांकि हर मामले को अलग से देखना होगा। कई बार एक साथी ने करियर का बलिदान दिया होता है, तो संतुलन जरूरी है। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में जमानत देते हुए टिप्पणी की है। कहा कि ये दो युवा व्यक्तियों के बीच प्रेम का मामला है। पियोसो जैसे गंभीर कानून के मामलों में ऐसी टिप्पणियां अक्सर बहस का मुद्दा बनती हैं। कानून का उद्देश्य बच्चों को बचाना है, पर कई बार स्थिति जटिल होती है जहां दो किशोरों के बीच सहमति का मामला हो। कोर्ट के लिए संतुलन साधना मुश्किल होता है। कोर्ट रूम के माहौल को लेकर भी एक मामला था झारखंड हाईकोर्ट में। एक वकील और जज के बीच तीखी बहस हुई थी, वीडियो भी वायरल हुआ। कोर्ट ने पहले स्वतः संज्ञान लेकर वकील के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया। हाँ, लेकिन बाद में जब वकील ने बिना शर्त माफी मांग ली तो कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और अवमानना की टिप्पणी हटा दी। कहा कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था। ये कोर्ट की गरिमा और वकीलों के आचरण के बीच संतुलन साधने का उदाहरण है। दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने एक ट्रायल जज के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने पाया कि जज ने आपराधिक कानून को समझे बिना गंभीर त्रुटि की थी। और क्या किया कोर्ट ने? जज को न्यायिक अकेडमी में दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। है। इससे साफ संदेश जाता है कि गुणवत्तापूर्ण न्याय के लिए जजों का लगातार सीखना और अपनी गलतियों को सुधारना जरूरी है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने टेक्नोलॉजी और सेलिब्रिटी अधिकारों से जुड़े एक मामले में भी आदेश दिया है। ओह हाँ, डीप फेक तो आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये सामग्री हटाने और इसे अपलोड करने वालों की जानकारी देने का निर्देश दिया और इसे लोक व्यवस्था के लिए खतरा बताया। बिल्कुल सही। डीप फेक का असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं पड़ता, ये समाज में गलतफहमी और अशांति फैला सकता है। इसे लोक व्यवस्था से जोड़ना इसके व्यापक खतरे को दिखाता है और ये सेलिब्रिटी के पर्सनालिटी राइट्स के लिए भी अहम है। चलिए अब कुछ और प्रमुख कानूनी घटनाक्रम देख लेते हैं जो सुर्खियों में रहे। मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण। बेल्जियम की एक अदालत ने एंटीगुआ से गिरफ्तार मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है।
उसकी गिरफ्तारी को भी वैध ठहराया है। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के प्रयासों में। हालांकि प्रत्यर्पण की प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं, पर ये एक सकारात्मक कदम है। उत्तर प्रदेश से एक बहुत पुराने मामले में फैसला आया है। 2002 का मामला। अलीगढ़ में एक 14 साल की लड़की के गैंगरेप और अपहरण का 22 साल बाद फैसला आया है। 22 साल, बाप रे। 7 लोगों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इनमें 2 पूर्व सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। 22 साल का इंतजार, ये न्याय में देरी की इंतहा है, लेकिन पीड़िता के पिता ने जो लंबी लड़ाई लड़ी वो काबिले तारीफ है। देर से ही सही, पर दोषियों को सजा मिलना ये भी अपने आप में अहम है, पर ये व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा करता ही है। एक हाई प्रोफाइल विरासत का मामला भी चर्चा में है, दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की वसीयत को लेकर। उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों और उनकी विधवा पत्नी प्रिया सचदेव के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। अच्छा, इसमें क्या पेंच है? बच्चों का आरोप है कि प्रिया सचदेव ने वसीयत में हेरफेर किया है। उन्होंने कुछ स्पष्ट त्रुटियां बताई हैं, जैसे वसीयत में कथित तौर पर स्त्रैण सर्वनामों का इस्तेमाल होना। ये दिलचस्प कानूनी नुक्ता है। वसीयत की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले पर होती है। ऐसी त्रुटियां अगर सच हैं तो शक पैदा कर सकती हैं। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है। हाँ, देखते हैं इसमें क्या होता है। और आखिर में दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद की सुनवाई। जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। बचाव पक्ष कह रहा है कि उनके खिलाफ कोई भौतिक सबूत यानी फिजिकल एविडेंस नहीं है, केवल गवाहों के बयान है, और वो भी देरी से दर्ज हुए हैं। हाँ, यही दलील है। देखिए, यूएपीए जैसे मामलों में जमानत मिलना आसान नहीं होता। बचाव पक्ष का काम है सबूतों की कमी और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। कोर्ट अब अभियोजन के सबूतों और बचाव की दलीलों को तौल कर ही कोई फैसला लेगा। ये एक संवेदनशील मामला है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ बड़ी और अहम कानूनी खबरें और उन पर अदालतों का रुख। हमने देखा कि कैसे अदालतें डिजिटल अपराधों की नई चुनौतियों से निपट रही हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जैसे ट्रांसजेंडर अधिकार आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और साथ ही न्याय व्यवस्था की अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं जैसे पेंडेंसी, कोर्ट का माहौल, जजों की ट्रेनिंग, इन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी दिखी। हाँ, डीप फेक वाला मामला या वो अंतर्धार्मिक जोड़े वाला मामला, ये सब इसी संतुलन की ओर इशारा करते हैं। और प्रक्रियात्मक न्याय पर जोर, जैसे दशवंत मामले में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि क्या हमारी न्याय प्रणाली टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार, बदलते सामाजिक मुद्दे और अपने ऊपर जो इतना भारी बोझ है, इनके बीच सही संतुलन बना पा रही है? भविष्य की चुनौतियों के लिए हम कितने तैयार हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। संतुलन साधना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तकनीक का सही इस्तेमाल, प्रक्रिया में सुधार और सबसे जरूरी संवेदनशीलता शायद यही आगे का रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को इस विश्लेषण से कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए कुछ मुद्दे मिले होंगे। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी विश्लेषण के साथ।